तो अभी हम देखेंगे कि पोटेंशियल स्टेप का सेकंड केस ई लेस देन वी जीरो के लिए क्या होता है। तुम्हारा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट क्या क्या आता है। पहले हम देखें क्या ई ग्रेटर देन वी जीरो का मतलब क्या है होता है ना, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स विच अप्रोचेस पोटेंशियल स्टेप विल बी ग्रेटर देन फ्रॉम द पोटेंशियल ऑफ स्टेप। एंड ई लेस देन वी जीरो में क्या होगा ना, एनर्जी ऑफ द इनकमिंग पार्टिकल और इंसिडेंट पार्टिकल का एनर्जी किससे कम होगा, तुम्हारा पोटेंशियल स्टेप का पोटेंशियल से कम होगा। तो उसका भी सही वही सेम रीजन 1 रीजन 2 के लिए देखेंगे क्या क्या आता है। उसका दो इक्वेशन स्क्रोडिंजर इक्वेशन से क्या मिलता है। तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा केस 2 ई लेस देन वी जीरो इफ द इनकमिंग पार्टिकल हैज एनर्जी लेस देन द स्टेप पोटेंशियल then the Schrodinger equation will be in region 1 is given by क्या होगा वही सेम होगा पहले वाला केस से सेम होगा डी स्क्वायर साई एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस के वन स्क्वायर साई एक्स इज इक्वल टू जीरो। वही सेम चीज़ें के वन का वैल्यू के वन स्क्वायर का वैल्यू होगा 2m बाई स्क्वायर, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, उसका सेकेंड पार्ट में चेंज होगा और इसका जनरल सॉल्यूशन भी आगे बताऊंगा। अभी देखेंगे सेकेंड रीजन में क्या होगा। सेकेंड रीजन में क्या होगा ना, के3 स्क्वायर, यहाँ पे के2 नहीं लेंगे, के2 पहले वाले में हम ले लिए हैं, क्या लिए थे के2 लिए थे हम रीजन 2 के लिए। अभी लेंगे के3, क्यों के2 के3 लिए ना, इसमें चेंज रहेगा। चेंज क्या रहेगा, यहाँ पे ई ग्रेटर देन वी जीरो था पहले वाले में, फर्स्ट केस में ई ग्रेटर देन वी जीरो केस में ई ग्रेटर देन वी जीरो था, तो ये क्या हो गया 2m ई माइनस वी जीरो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, सेकेंड वाले में क्या होगा ना, के3 का वैल्यू 2m वी जीरो माइनस ई क्यों होगा, क्योंकि वी जीरो हो गया स्टेप पोटेंशियल स्टेप का पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्या होता है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल से ज़्यादा होता है, तो इसीलिए वी जीरो माइनस ई हो गया और एच क्रो स्क्वायर रह गया। तो अभी देखेंगे क्या हुआ उसका इक्वेशन। तो इक्वेशन ये हो गया तुम्हारा के3 स्क्वायर का वैल्यू 2m वी नॉट माइनस आई बाई एच क्रो स्क्वायर, उसको और वो क्या बोल सकते हैं माइनस के2 स्क्वायर, क्योंकि के2 स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है ई माइनस वी नॉट, तो उसका नेगेटिव हो जाएगा के3 स्क्वायर के साथ सेम हो जाएगा। तो अभी देखेंगे सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन पहले 1 के लिए क्या होगा, हमारा दो इक्वेशन लिख देता हूँ मैं अभी। तो हमारा पहला दो इक्वेशन स्क्रोडिंजर इंडिपेंडेंट इक्वेशन क्या हो गया, पहले रीजन 1 के लिए ये हो गया रीजन 1 और रीजन 2 के लिए तो इक्वेशन आ जाएगा। पहला इक्वेशन वो सेम रहेगा किसके साथ, केस 1 के साथ सेम रहेगा, डी स्क्वायर साई बाई डी एक्स स्क्वायर के वन स्क्वायर प्लस आई, यहाँ पे के वन का वैल्यू भी सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ चेंजेस ना, के3 में चेंजेस हो गया वी नॉट माइनस ई, क्योंकि वी जीरो माइनस ई क्यों हुआ, क्योंकि वी जीरो का वैल्यू ई से ज़्यादा है, तो इसीलिए वी जीरो माइनस ई ले गए हम, तो इसलिए इसका वैल्यू के3 का वैल्यू भी माइनस हो गया, क्योंकि इसके नेगेटिव इसके अंदर जाएगा, वी जीरो के अंदर जाएगा तो क्या होगा ना, माइनस वी जीरो एंड प्लस ई, तो सेम हो जाएगा ई माइनस वी जीरो। तो यहाँ पे क्या चेंज हुआ ना, वी जीरो को हम पॉजिटिव, वी जीरो को ज़्यादा लिए हैं, इसलिए वी जीरो से हम ई को माइनस करेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा। तो इसका जनरल सोल्यूशन इक्वेशन 1 के लिए इक्वेशन 2 के लिए देखेंगे वही सेम रहेगा, खाली ए बी की जगह हम A1 B1 C D की जगह C1 D1 लिए हैं। और माइनस के3 क्यों रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे माइनस के3 स्क्वायर रहा है। तो इस ये वाला पार्ट तो हमारा नेगलेक्ट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, हमको पता है, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्टिव मतलब ये A1 क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव एंड B1 एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, C1 होता है ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड एंड D1 होता है क्या, D1 होता है रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड इन सेकेंड, ये फर्स्ट रीजन के लिए एंड ये सेकेंड रीजन के कोई भी रिफ्लेक्टेड पार्ट नहीं होता है, तो इसीलिए ये सेकेंड पार्ट जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, एट एक्स इजिकल टू जीरो में सेम प्रोसेस होता है। एक्स इजिकल जीरो में क्या हुआ था उस टाइम, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो यहाँ पे भी वही सेम होगा, यहाँ A1 प्लस B1 इज इक्वल टू C1, यही मिला है।
कौन सा बाउंड्री कंडीशन, एक्स इज इक्वल टू जीरो में, एक्स इज इक्वल टू जीरो में a1 प्लस b1 इज इक्वल टू c1 हो गया है। तो इसके उसके बाद क्या देखे थे, डिफरेंशिएट किए थे, और यहाँ पे भी वही सेम चीज़ डिफरेंशिएट हुआ है, डी साई डेल साई बाई डेल एक्स, तो उसका भी वैल्यू सेम आएगा। तो ये हो गया तुम्हारा। और सी का इसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है, साई वन का जनरल सोल्यूशन लिए हैं यहाँ पे a1 e टू आई के वन एक्स एंड b1 e टू आर माइनस आई के वन एक्स, एंड यहाँ पे c1 तो समझ में आता है ये सब बेसिक ही लिए हैं। और उसके बाद सेम प्रोसेस जैसे वहाँ पे हुआ था ग्रेटर देन केस में, यहाँ पे लेस देन, खाली यहाँ पे ये चेंज हुआ है कि K3 की जगह माइनस K3 लिया गया है, और यहाँ पे K3 का वैल्यू ये चेंज हुआ है, V0 को ग्रेटर देन डाले हैं यहाँ पे, ये हो गया V0 माइनस दिखाई दे रहा है। तो अभी देखेंगे क्या होगा, क्या आया यहाँ से ना तुम्हारा। अभी एक्स का वैल्यू जीरो डालेंगे इसमें, तो जीरो डाल के सेम ही आएगा पूरा। आई के वहाँ पे क्या आया था, आई के वन ए माइनस बी एंड के टू सी आया था वहाँ पे, वही यहाँ पे सेम आया है, माइनस K3 खाली आया है, नेगेटिव पार्ट आया है। और उसके बाद क्या मिला यहाँ पे, a1 माइनस b1 का वैल्यू आ जाएगा, तो उसके बाद a1 प्लस b1 से एडिंग कर देंगे, ए वाला इक्वेशन से ए वाला इक्वेशन को एडिंग कर देंगे, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा c1 बाई a1 का वैल्यू आ जाएगा। c1 बाई a1 का वैल्यू मतलब तुम्हारा ट्रांसमिटेड वेव का रेशियो विथ रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट वेव। तो ट्रांसमिटेड विथ रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट होगा तो क्या आएगा, वो क्या देगा, वो तुम्हारा ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट देगा। वो कौन, जो जब हम ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड को इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड से डिवाइड करेंगे, तो उसके बाद फिर से देखेंगे वही C1 का वैल्यू, सेम प्रोसेस हुआ है, C का वैल्यू डाले हैं बस, खाली C का वैल्यू डाले जैसे डाला था उस टाइम रीजन तुम्हारा फर्स्ट केस में जैसे डाले थे, वही सेम प्रोसेस C का वैल्यू डालेंगे किस में ना, a प्लस जी बी इक्वल टू C1 में। यहाँ पे C1 का वैल्यू डालेंगे तो a1 के तरह आ जाएगा, a1 वाला इस तरफ आके माइनस a1 हो जाएगा, a1 कॉमन आ जाएगा, ये सेम है देखो, a1 कॉमन आ गया, तो क्या होगा 2k1 माइनस k1 माइनस IK3 बाय k1 प्लस k, तो ये हो गया तुम्हारा रिफ्लेक्टेड वेव विथ रिस्पेक्ट टू इंसिडेंट वेव इन रीजन 1, ये इन रीजन 1, और ये तुम्हारा रीजन 2 में क्या है, ट्रांसमिटेड वेव का इंसिडेंट वेव के साथ। इंसिडेंट वेव कहाँ पे आता है तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा पहला रीजन 1 का। तो अभी हो गया तुम्हारा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट क्या होगा ना, K1 बाई K1 B1 बाई A1 का होल स्क्वायर, तो हो गया तुम्हारा 1 ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट इक्वल टू T, इसको लिखेंगे यहाँ पे। तुम्हारा T का वैल्यू क्या आया है, तुम्हारा T का वैल्यू कैसा आ जाएगा, इसमें क्या करेंगे ना, तुम्हारा इंडिसेस हो गया तुम्हारा, जैसे रिफ्लेक्शन इंडिसेंस हुआ था इसका, रीजन 2 का K3, रीजन 2 का रीजन 1 का K1, रीजन 2 का K3 एंड K1 से डिवाइड करके ये आ जाएगा तुम्हारा T। तो यहाँ से हम और क्या मिल सकता है हमको ना, तुम्हारा C1 बाई ए, खाली C1 बाई A1 स्क्वायर इक्वल टू 2k1 के क्या मिलेगा ना हमको, ये मिलेगा तुम्हारा 4k1 स्क्वायर आ गया। तो इसका प्रोबेबिलिटी देखेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऐसे तो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कैसे आया है ना, C1 का स्क्वायर A1 का स्क्वायर उस तरफ ले जाएंगे, राइट साइड ले जाएंगे, तो वहाँ पे मल्टीप्लाई होके देगा तुम्हारा प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 0। तो यहाँ इससे हम सॉल्व करके क्या पाएंगे ना, तुम्हारा K1 स्क्वायर का वैल्यू डाल दिए 2me बाई एच का स्क्वायर, यहाँ पे K3 का वैल्यू डाल दिए B0 माइनस ई बाई एच का स्क्वायर, इसको सॉल्व करके मिलेगा हमको C1 स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स तुम्हारा रीजन 2 में E लेस देन B0 के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल ये होगा वैल्यू C1 का स्क्वायर इक्वल टू C1 मोड स्क्वायर इक्वल टू 4e बाई V0। तो ये क्या बोला तुम्हारा, द प्रोबेबिलिटी इज फाइनाइट सिंस E लेस देन V0, हेंस सिंस E लेस देन V0, तो इसीलिए
तो हमारा प्रोबेबिलिटी इज फाइनाइट जे बिकॉज ई लेस देन वी जीरो. Here the probability of finding value in the Forbidden region of positive x can be done by integrating wave function over x values from 0 to infinity. जब हम 0 से इन्फिनिटी तक लिमिट से इंटीग्रेट करेंगे तो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इन द एक्स रीजन मिलेगा, इन द एक्स रीजन एंड ई लेस देन वी जीरो केस में जब हम इंटीग्रेट करेंगे. और ये क्या होगा ना, फाइनाइट होगा ई लेस देन वी जीरो के केस में. This is an example of nanophysical tunneling effect. This is an example of a nanophysical tunneling effect found where its energy negative is E less than V0, where E is negative because ये पोटेंशियल स्टेप के पोटेंशियल एनर्जी से कम होता है, तो इसलिए ये क्या हुआ, नेगेटिव हुआ. Therefore classically forbidden. Actually the wave penetrating a small distance from boundary into region 2 is continuously reflected till all the incident light is turned into region 1. Due to such continuous reflection, the amplitude of the wave penetrating into region 2 falls off exponentially. क्या बोला ना, तुम्हारा E लेस देन V जीरो के केस में तुम्हारा एक्सपोनेंशियली तुम्हारा वेव डिक्रीज करते जाएगा जब ये रीजन 2 को एंटर करेगा. ये ग्राफ में दिखा रहा है, ये तुम्हारा एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता जा रहा है. कौन, वेव, इंसिडेंट वेव और ट्रांसमिटेड वेव का एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता जाएगा जब रीजन 2 में इंटर करें. और क्या बोला ये, मैं क्लासिकली पार्टिकल ऑफ एनर्जी लेस देन वी जीरो, ई लेस देन वी जीरो में क्लासिकली ये बोला है कि ई लेस देन वी जीरो केस में तुम्हारा पार्टिकल एंटर नहीं कर पाएगा किसके अंदर, रीजन 2 को, क्योंकि इसका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से कम होता है. किससे, तुम्हारा पोटेंशियल स्टेप का पोटेंशियल एनर्जी से कम होता है इंसिडेंट पार्टिकल का और इंसिडेंट वेव का. तो ये हो गया तुम्हारा ई लेस देन वी जीरो का केस और ई ग्रेटर देन वी जीरो का केस. सेम इन द केस ऑफ ई ग्रेटर देन, आज पर देखेंगे कि हमारा इसका ज़्यादा होता है तो इसीलिए ये तुम्हारा पेनिट्रेट कर पाएगा पोटेंशियल स्टेप को और रीजन 2 में भी तुम्हारा ट्रांसमिटेड वेव आएगा, तो इसीलिए वहाँ पे ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट आया था. तो यहाँ इस केस में तुम्हारा ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट नहीं आया, खाली रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट आर ही आया था और जिसका वैल्यू 1 हुआ था. और फर्स्ट केस में ई ग्रेटर देन वी जीरो के केस में आर प्लस टी इज इक्वल टू 1 हुआ था, क्योंकि उसमें दोनों रीजन में तुम्हारा रिफ्लेक्टेड वेव भी था और पार्शियली ट्रांसमिशन वेव भी था. तो इसीलिए पहला वाला ई ग्रेटर देन वी जीरो के केस में आर प्लस टी इज इक्वल टू 1 हुआ था और ये केस में खाली टी का वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो जाएगा सेकेंड रीजन में. खाली पहला वाला में रिफ्लेक्टेड रीजन में ये वैलिड करेगा ई लेस देन वी जीरो के केस में. समझ में आ गया. ये हो गया तुम्हारा पोटेंशियल स्टेप का एप्लीकेशन, पोटेंशियल ऑफ स्टेप और एप्लीकेशन ऑफ स्क्रोडिंगर इक्वेशन इन पोटेंशियल स्टेप.